6 फरवरी 2025 की सारी बड़ी अपडेट के सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। दिल्ली के एग्जिट पोल पर खुश हो रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन अचानक से एग्जिट पोल में जबरदस्त तरीके का बदलाव देखने को मिला है। दोस्तों बताएंगे कौन कौन से एग्जिट पोल बीजेपी की बुरी तरीके के हार बता रहे हैं, बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसके साथ में कांग्रेस पार्टी को भी दिल्ली में मिली है बड़ी सफलता। दोस्तों बताएंगे कौन सा बड़ा वोट बैंक कांग्रेस पार्टी के साथ वापस लौट गया है। इसी के साथ में भाजपा सरकार पर सवाल खड़ा करने वाले अभी मुक्तेश्वरानंद के कैंप में लगे आग को लेकर नई साजिश का मामला सामने आया है। दोस्तों इसी के साथ में क्या दिल्ली के चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी का हो जाएगा कांग्रेस पार्टी में विलय, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि दिल्ली में कभी नहीं बनेगी बीजेपी की सरकार, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में दिल्ली करेगा वही जो 25 साल से होता चला आ रहा है। तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली के एग्जिट पोल को लेकर तमाम तरीके के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन एक दो नहीं बल्कि दर्जन भर एग्जिट पोल ने साफ तौर पर इंडिया गठबंधन की जीत के संकेत दे दिए हैं। दोस्तों दिल्ली को लेकर जनमत पोस्ट ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन को 42 से 44 सीटें मिल सकती है, जबकि बीजेपी 28 से 30 सीटों पर आकर सिमट सकती है। दोस्तों यानी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर बताया गया। इसी के साथ में सट्टा बाजार में भी सटोरियों ने आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस की जीत के संकेत दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी को 30 से 32 सीटें दे रहे हैं और इंडिया अलायंस को 38 से 40 सीटें दी जा रही है। साथ न्यूज 24 पर छपी रिपोर्ट के अनुसार के सर्वे की ओर से आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस को 44 सीटें, बीजेपी को 26 सीटें आ रही है। यानी यहाँ पर भी इंडिया अलायंस की सरकार बनते हुए और बीजेपी सत्ता से दूर नजर आ रही है दोस्तों। और सबसे फेमस सर्वे में से एक मैट्रिक्स सर्वे ने भी कांटे की टक्कर बताई है। दोनों पार्टियों को लगभग बराबर का नंबर बताया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है और हो सकता है कि इससे ज्यादा नंबर बढ़ जाए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी तय करे कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी। और फिर वी प्राइज ने दावा किया है कि इंडिया अलायंस को 46 से 52 सीटें मिल सकती है, आराम से बहुमत का आंकड़ा पार कर जाएंगे। बीजेपी को 18 से 23 सीटें मिल सकती है। माइंड ब्रिंक ने भी इंडिया अलायंस को 44 से 49 सीटें दी है दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी को 21 से 25 सीटें दी जा रही है। यानी 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे कई सारे सर्वे हैं जिनका मानना है कि इस बार इंडिया अलायंस फिर से सरकार दिल्ली में बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी की इस बार भी नहीं गलेगी दाल। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसके साथ में एग्जिट पोल करने वालों ने 5:30 बजे से ही एग्जिट पोल के आंकड़े देने शुरू कर दिए और इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से जानकारी देते बताया गया है कि दिल्ली के कई सारे बूथों पर अभी भी लगातार वोट डाले जा रहे हैं। यानी 8 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दिल्ली ऑफिस ने बताया है कि रात में 8 बजे तक लगातार वोट डाले जा रहे हैं। यानी वोटिंग अभी तक खत्म नहीं हुई है। यानी लगभग 3 घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में एग्जिट पोल के आंकड़े आने लगे, लेकिन हकीकत यह है दोस्तों कि 8, 8:30, 9 बजे तक लोगों ने दिल्ली में वोट डाला है। अगर 3, 4 घंटे और ज्यादा वोट डाले गए हैं तो कम से कम 10% के आसपास वोट डाले गए होंगे। 10% के वोट को इग्नोर करके एग्जिट पोल बनाने वाले 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो फिर से रोते बिलखते नजर आएंगे, जैसा कि लोकसभा इलेक्शन के बाद रोते हुए नजर आ रहे थे। साथ साथ दोस्तों सोशल मीडिया पर एक और सर्वे के नाम से दावा किया जा रहा है कि आरएसएस ने दिल्ली के चुनाव को लेकर एक रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट को मनमोहन वैद आरएसएस के नेता अखिल वैद ने साइन कर रखा है। दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रातः 10 बजे तक की स्थिति है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रातः 10 बजे यानी सुबह 10 बजे के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 20% मतदान दर्ज किया गया है। महिलाओं, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी को 60 सीटें मिल सकती है। 60 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने बढ़त बनाए हुए हैं। आम आदमी पार्टी की मतदाता लामबंदी की रणनीति प्रभावी रही है। उनके समर्थन में सकारात्मक वोट पड़ रहे हैं। इंडिया अलायंस की जीत हो रही है। इस तरीके से आरएसएस के लेटर हेड पर ये बातें लिखी हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसमें अलग अलग विधानसभा को लेकर दावा किया गया है। द्वारका से बीजेपी पीछे, हरिनगर से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, जनकपुरी में भी आम आदमी पार्टी आगे है, मादीपुर में भी इंडिया अलायंस की जीत हो रही है, नजफगढ़ में भी ऐसा ही माहौल है, तिलक नगर, उत्तम नगर, विकासपुरी, अंबेडकर नगर, बदरपुर और हर जगह इस तरीके के हालात है। इंडिया अलायंस की जीत हो रही है। कालकाजी, मेहरौली, पालम से लेकर संगम, बिहार तक में इंडिया अलायंस की बड़ी जीत होने वाली है। कुल मिलाकर दोस्तों आरएसएस के लेटर हेड पर ये जो सर्वे वायरल कराया जा रहा है सोशल मीडिया पर, इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी और पूरे आरएसएस को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जैसे ही सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड हुआ उसके बाद से बीजेपी के लोग इसे फेक बताने लगे हैं, लेकिन आरएसएस ने ऑफिशियल तौर पर नहीं कहा है कि यह सर्वे गलत है, उन्होंने नहीं करवाया है। तो क्या माना जाए कि यह सही में सर्वे कराकर आरएसएस वालों ने बीजेपी को भेजा है? आपको क्या लगता है दोस्तों? लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में माइंड ब्रिंक की ओर से भी आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस को 44 से 49 सीटें, बीजेपी को 21 से 25 सीटें दी जा रही है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के लिए दिल्ली चुनाव से एक बड़ी खबर सामने आई है दोस्तों। प्रदीप गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपने पुराने परंपरागत वोटों के साथ एक बार फिर वापसी की राह पर निकल गई है। कांग्रेस पार्टी के साथ में दलित समाज के लोग ज्यादातर संख्या में आकर जुड़ गए हैं। प्रदीप गुप्ता कहते हैं कि मुस्लिम वोटों का तो पता नहीं, लेकिन दलित वोट बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। दलित समाज के लोग अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी की ओर आ गए हैं। यानी आम आदमी पार्टी को झटका देकर जरूर कांग्रेस पार्टी के पास लौटे होंगे दोस्तों। प्रदीप गुप्ता के इस बयान पर आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में सीनियर जर्नलिस्ट आदेश रावल की ओर से एक बड़ा दावा किया गया। उन्होंने बताया कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस पार्टी भी वापसी कर सकती है और कम से कम 3 सीटें और मैक्सिमम 5 सीटें तक जीतने की उनकी संभावना है। कुल मिलाकर दोस्तों 3 सीटें जहां पर कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत है, उसमें कस्तूरबा नगर और नागलोई जाट के साथ साथ परपड़गंज की सीट है। आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी दिल्ली के चुनाव में कितनी सीटें जीतेगी? दोस्तों इतना क्लोज कॉन्टेस्ट चल रहा है, अगर कांग्रेस 3 से 5 सीटें भी जीत जाएगी तो भी वो कहीं ना कहीं ये डिसाइड कर सकते हैं कि दिल्ली के अंदर किसकी सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों? लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि ये बात तय है कि वोट बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी की ओर शिफ्ट हुए हैं, तो इसका मतलब कई सीटों पर समीकरण पलटे होंगे। साथ साथ महाकुंभ मेला क्षेत्र में बुधवार को सेक्टर 12 स्थित ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद
नंद के शिविर में आग लग गई। दोस्तों जैसा ही ये खबर सामने आई उसके बाद से साजिश की बू आने लगी है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर अभी मुक्तेश्वरानंद ने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि आज सुबह आग लगी थी, कैसे लगी यह हम नहीं जान पाए। एक जगह पर आग बुझाई गई तो दूसरी जगह फिर से आग लग गई। आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है, सभी लोग सुरक्षित हैं, हमें कोई हानि नहीं हुई है, भगवान की कृपा से हम सब ठीक है। उन्होंने इस घटना को लेकर षड्यंत्र की आशंका जताई है। उन्होंने कहा है कि इसके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। कुल मिलाकर दोस्तों योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी और पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी के लिए कैनवासिंग करने वाले, संतों को आईना दिखाने वाले अभी मुक्तेश्वरानंद के कैंप में आग लगना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। इस पर जांच की जानी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि एक बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों साथ साथ एक और थ्योरी जो दिल्ली में चल रही है वो ये कि अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में बीजेपी से चुनाव हार जाती है तो फिर आम आदमी पार्टी का पंजाब से भी टाटा अलविदा बाय बाय हो सकता है। दरअसल दोस्तों आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पहले से ही सवालों के घेरे में है, उनके ऊपर कई सारे मुकदमे दर्ज है। दोस्तों तो अगर दिल्ली में बीजेपी गलती से जीत गई तो आम आदमी पार्टी का फिर बहुत बुरा हाल हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को भी जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाए। दोस्तों आम आदमी पार्टी के लोग जिसमें ज्यादातर पुराने कांग्रेसी है वो वापस से कांग्रेस पार्टी में लौट सकते हैं और दिल्ली में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की अगली लड़ाई देखने को मिल सकती है और पंजाब में फिर कांग्रेस पार्टी की वापसी हो सकती है। वैसे भी पंजाब हर 5 साल पर पलटी मारते हुए किसी और को सत्ता देता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इस केस में जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव मान लो गलती से हार गई तो फिर क्या होगा, लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों क्या क्या पॉसिबिलिटी है। साथ साथ महाकुंभ के भगदड़ और योगी आदित्यनाथ पर बयान देने पर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो बरेली के मीरगंज सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक सुल्तान बेग प्रदेश की योगी सरकार की आलोचना करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकार ने महाकुंभ को शमशान में बदल दिया है। इसके बाद इन पर कार्रवाई की गई है। 299 353 यानी सार्वजनिक शरारत करने के लिए यह बयान दिया है। 299 किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण कार्य किया गया है। इन मामलों के अंतर्गत ये एफआईआर दर्ज की गई है। कुल मिलाकर दोस्तों समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक सुल्तान बेग के खिलाफ की गई कार्रवाई पर आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों क्या ये जानबूझकर कार्रवाई की गई है, क्योंकि इतनी छोटी सी बात लिखने के बाद भी अगर एफआईआर दर्ज करके उनको जेल में डालने की कोशिश की जाएगी तो साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग कुंभ को लेकर इतनी बुरी तरीके से बौखला गए हैं कि जिसके पर मन कर रहा है, जब मन कर रहा है कार्रवाई कर दे रहे हैं। साथ साथ समाजवादी पार्टी ने 103 शिकायतें अखिलेश यादव के साथ मिलकर की है। दोस्तों समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर चुनाव में शिकायतों की पूरी झड़ी लगा दी। बीजेपी के पास एक भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। चुनाव आयोग से एक के बाद एक सवाल पूछे गए इंटरनेट के माध्यम से। समाजवादी पार्टी ने कम से कम 103 शिकायतें की है। दोस्तों इसमें अधिकतर शिकायतें फर्जी वोटिंग से लेकर पोलिंग एजेंटों को बाहर निकालने और वोटर मतदाताओं को रोकने के अलावा पहचान के नाम पर मुस्लिम महिला मतदाताओं के नकाब हटाए जाने की शिकायत से जुड़ा हुआ था। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने तो एक कदम और आगे बढ़ते हुए बीजेपी और प्रशासन पर खुलकर वोटों की लूट के कई सारे आरोप लगाए। यहाँ तक कि सपा के लोगों ने वीडियो क्लिप भी शेयर किया। दोस्तों अखिलेश यादव ने तो 2 ऑडियो क्लिप शेयर किए हैं जिसमें बीजेपी का एक व्यक्ति लखनऊ में बैठकर अधिकारियों को फोन करके पूछ रहा है कि टारगेट पूरा हुआ या नहीं हुआ। अधिकारी कहता है कि 95 से 90% के आसपास का टारगेट पूरा हो गया है, यानी 90% आसपास फर्जी वोट डलवा दिए गए हैं। यानी आप समझ सकते हैं दोस्तों कि किस स्तर पर उतरकर पूरे अयोध्या के चुनाव को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। मिल्कीपुर का चुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव बना है, इसीलिए पूरी ताकत खासकर प्रशासन के गलत इस्तेमाल के माध्यम से चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि खुलकर बीजेपी के लोग वोट लूट रहे हैं, चुनाव रद्द किया जाना चाहिए, दोबारा से री इलेक्शन होना चाहिए। बीजेपी ने खुलकर वोटों की लूट करी है। अखिलेश यादव के इस बयान पर आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अयोध्या के मिल्कीपुर के उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने चुनाव रद्द कराने की मांग की है, तो बीजेपी के लोग इस पर कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। दोस्तों साथ साथ यूपी के अयोध्या में फर्जी वोट डालते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा गया, तो उससे सवाल जवाब किए गए तो उसने बताया कि मुझे किसी ने फर्जी आधार कार्ड देकर वोट डालने के लिए बोल दिया था। यानी खुलेआम नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही थी और रोकने वाला कोई नहीं था। आपको क्या लगता है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ भारतीय चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि भारतीय चुनाव आयोग के मुख्य शायर राजीव कुमार कहां सो गए हैं। बीजेपी वाले विभाजनकारी नारा लगाकर पोलिंग बूथ के बाहर बैठे हुए हैं, फिर भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। दरअसल दोस्तों बीजेपी के लोग अपने पोलिंग एजेंट के टेबल के पीछे जो पोस्टर लगाए हुए हैं इसमें लिखा हुआ है कि बटेंगे तो कटेंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी के लोग खुलेआम साइलेंट पीरियड में ही प्रचार कर रहे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, लिखकर जरूर बताएगा। साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दिल्ली के चुनाव के बीच बिहार पहुंच गए, जहां पर जाकर उन्होंने अपनी पार्टी के पुराने नेता और पासी समाज से आने वाले जगलाल चौधरी जी के जयंती समारोह में हिस्सा लिया है। दोस्तों राहुल गांधी लगातार 1 महीने में दूसरी बार बिहार के दौरे पर आए हैं। राहुल गांधी ने इस दौरान जगलाल चौधरी जी को याद करते हुए उनके द्वारा जो काम किए गए हैं उन्हें याद किया गया है। जगलाल चौधरी जी ने बिहार में पहली बार शराबबंदी की थी, इसके लिए उनको जाना जाता है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता रहे हैं, मंत्री कांग्रेस ने उनको बनाया था और बिहार के दिग्गज नेता को याद करते हुए पूरा कार्यक्रम हुआ है। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी पासी समाज के लोगों के बीच में एक मैसेज भेजना चाहती है कि उनके जितने भी बड़े महापुरुष है, जितने भी बड़े नेता है, कांग्रेस पार्टी उनका सम्मान आगे भी इसी तरीके से करती रहेगी। और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के साथ दलित समाज के लोगों का बड़ी मात्रा में जुड़ना साफ ये संकेत दे रहा है दोस्तों कि आने वाले चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए केवल एक पार्टी आगे आ सकती है और वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश से पटकनी दी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको क्या लगता है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर ऐसा प्लान बन रहा है कि एटीएम से कैश निकालने पर 22 रुपए वसूले जाएंगे, 5 ट्रांजैक्शन फ्री होंगे, फिर झमाझम वसूली शुरू होगी। दरअसल दोस्तों
दोस्तों रणविजय सिंह पत्रकार ने बड़ा दावा किया। उन्होंने बताया है कि अब यूपीआई को प्रमोट करने के लिए एटीएम से कैश निकालने पर 22 रुपए वसूले जाएंगे। 5 ट्रांजैक्शन के बाद हर ट्रांजैक्शन पर कम से कम 10 रुपए वसूलने की कोशिश की जाने वाली है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग फिर से बैंकों में लोगों के अकाउंट खुलवाने के बाद वसूली का काम करने लगे हैं और इस तरीके की योजना आएगी तो फिर बैंक अकाउंट एटीएम यूज करना लोग बंद कर देंगे? और ये कौन से तरीके का फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा जिसे लेकर बीजेपी के लोग ढोल पीटते रहते हैं? सबको पता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के नाम पर केवल कुछ लोगों को लोन दिए जाते हैं, आम जनता तक तो आज भी बैंक की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में 70 विधानसभा सीटों पर मतदान के दिन कई सारे सबूत दिए गए। चुनावी धांधली के इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए राघव चड्ढा के ट्वीट को शेयर करते हुए बूथ एजेंट को अंदर जाने से रोके जाने का मामला उठाया। दोस्तों उन्हें टॉयलेट जाने तक की अनुमति नहीं दी जा रही है। केजरीवाल ने कहा कि यह तो हद हो गई, रिलीवर को अंदर नहीं जाने देना गलत बात है। अगर बूथ एजेंट को टॉयलेट जाना हो तो क्या उसे बंदी बनाकर रखा जाएगा? यह मानवाधिकार का उल्लंघन है। बूथ एजेंट्स को इस तरह बंदी बनाकर कैसे रखा जा सकता है? कुल मिलाकर दोस्तों अगर कोई व्यक्ति पार्टी की ओर से बूथ एजेंट का काम कर रहा है तो फिर वो वहां पर बैठा रहेगा और देखेगा कि लोग वोट डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे। लेकिन अगर उसे कोई दिक्कत आती है, कुछ खाने पीने जाना है या फिर टॉयलेट जाना है, तो क्या वो टॉयलेट किसी और को जिम्मेदारी देकर नहीं जा सकता? इसके लिए एक रिलीवर रखा जाता है जिसको थोड़ी देर के लिए बूथ एजेंट बनाया जाता है। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं करने देने से कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस की पार्टियों में नाराजगी थी। दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा मुद्दा उठाया। इसी के साथ में बीजेपी के 14 बागी नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता बीजेपी को दिखाना पड़ा। छत्तीसगढ़ में बागियों पर गाज गिराते हुए बीजेपी ने नगर निकाय के चुनाव से पहले टिकट नहीं मिलने पर अपनी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले लोगों को निष्कासित किया है। कांकेर जिला के 14 भाजपाइयों को सस्पेंड किया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों निकाय चुनाव में छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी में अलग अलग खेमेबाजी देखने को मिल रही है। पार्टी में जबरदस्त तरीके की फूट भी पड़ी हुई है। इतनी ज्यादा फूट है कि बीजेपी के लोग मनाते मनाते थक गए हैं। तो अब उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो पार्टी विरोधी गतिविधि में संलिप्त है। लेकिन सबको पता है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट ना देकर बीजेपी ने बाहर से आने वाले लोगों को टिकट देकर उनको प्रमोट किया है और यही पार्टी के पुराने कार्यकर्ता पसंद नहीं कर पा रहे। साथ साथ दोस्तों कई सारे गोदी मीडिया के लोग अपने एग्जिट पोल का बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि बंगाल वाला हाल दिल्ली में भी होगा, देखते रहिए। जैसे बंगाल में ये अपनी पार्टी को जितवा रहे थे, 173 192 सीटें तक दे रहे थे। लगभग सारे ओपिनियन एग्जिट पोल में बीजेपी जीत रही थी, लेकिन अंत में जो रिजल्ट आया उसमें ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित्त कर दिया था। आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या दिल्ली में भी बंगाल रिपीट होगा? साथ साथ भ्रामक विज्ञापन के मामले में केरल की एक अदालत ने रामदेव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। दोस्तों केरल की अदालत ने रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए 1 फरवरी को अदालत में पेश नहीं होने पर ऐसा किया है। कुल मिलाकर दोस्तों बाबा रामदेव को लग रहा है कि केंद्र में उन्हीं की सरकार चल रही है, नरेंद्र मोदी उनकी बातें मानते हैं, तो नरेंद्र मोदी चाहेंगे तो कभी भी रामदेव पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसीलिए रामदेव कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाकर अपने तरीके से ब्रांडिंग के नाम पर लोगों को झूठ परोस रहे हैं। कोरोनिल की दवाई को कोरोना की दवाई बता बताकर लोगों को मूर्ख बनाया गया। बाद में जब कोर्ट ने फटकार लगाई तो कहने लगे कि ये तो दवाई नहीं है, इम्यूनिटी बूस्टर है। लेकिन अब जब एक और फेक विज्ञापन फैलाते हुए पकड़ा गया है तो कहीं ना कहीं अब इनके द्वारा माफी मांगी जाएगी। साथ साथ राहुल गांधी 3 हफ्ते में दूसरी बार बिहार के दौरे पर गए हैं। तो क्या आपको लग रहा है दोस्तों कि बिहार में कांग्रेस पार्टी एक नए तरीके के माहौल बनाने के लिए मैदान में उतरी हुई है? इसके साथ में दिल्ली विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले मंगलवार को ओखला में आम आदमी पार्टी के वर्तमान विधायक और उम्मीदवार अमातुल्लाह खान के लिए पुलिस ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। दोस्तों आम आदमी पार्टी के नेता पर 3 फरवरी 2025 की शाम 6 बजे चुनाव प्रचार की समय सीमा समाप्त होने के बावजूद अपने विधानसभा क्षेत्र में कैंपेनिंग करने के आरोप लगे हैं। दोस्तों उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज की गई है। इसी के साथ में तृणमूल कांग्रेस के एमपी शत्रुघ्न सिन्हा ने एक ऐसा बयान दिया है दोस्तों जिसे लेकर अब टीएमसी बुरी तरीके से फंस गई है। या तो टीएमसी को कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी या फिर इनसे बयान दिलवाना पड़ेगा। शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं कि बीजेपी की सरकार जो उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लेकर आई है एकदम सही लेकर आई है। ये यूसीसी पूरे देश में लागू होनी चाहिए। दोस्तों क्या आपको लगता है कि कोई टीएमसी का सांसद ऐसे बयान दे सकता है? लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने दिया है, शायद उनको अपने पुराने बीजेपी के दिन याद आ गए हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों? 2 शब्द जरूर लिखिएगा शत्रुघ्न सिन्हा जी के बारे में और जो सबसे बेस्ट आंसर देगा उसके कमेंट को हम हाईलाइट जरूर करेंगे, पिन जरूर करेंगे। और आपके क्या आइडिया है दोस्तों जरूर एक्सचेंज कीजिएगा। इसी के साथ में तिरुमाला तिरुपति देवास्थान के 18 गैर हिंदू कर्मचारियों को हटाया गया है। ट्रांसफर या रिटायरमेंट का विकल्प दिया गया है। पवित्रता के लिए यह कदम उठाया गया, ये दावे किए गए हैं। आंध्र प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी और एनडी गठबंधन की सरकार बनी है तब से कोई ना कोई तिरुपति बालाजी को लेकर ऐसी खबर सामने आती रहती है जो मीडिया अटेंशन का एक बड़ा कारण बनता है। दोस्तों आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में 18 कर्मचारियों को इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि वो नॉन हिंदू है। इसे लेकर जो लोग समर्थन करते हैं, खासकर अंधभक्त जो समर्थन कर रहे हैं कि एकदम सही फैसला लिया गया है, नॉन हिंदू को किसी मंदिर के संस्थान में नहीं होना चाहिए, उसके बोर्ड में नहीं होना चाहिए, तो सेम लॉजिक बीजेपी के लोगों को वक्फ के कानून को लेकर भी लागू करना चाहिए, जिसमें बीजेपी के सरकार ने कहा है कि वक्फ के बोर्ड में नॉन मुस्लिम लोगों को भी एंट्री मिलेगी। सवाल यह है कि जब पूरी संपत्ति ही मुस्लिम समाज के लोगों की है तो फिर उसमें नॉन मुस्लिम को क्यों जगह दी जाएगी? कुल मिलाकर दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि अंधभक्तों का लॉजिक केवल एक जगह चलता है, दूसरी जगह उनमें अंधभक्ति छा जाती है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। और आपकी क्या राय है, क्या किसी मंदिर या मस्जिद के बोर्ड में नॉन धार्मिक व्यक्ति को होना चाहिए, यानी मुस्लिम बोर्ड में क्या नॉन मुस्लिम को भी मेंबर होना चाहिए, या फिर मंदिरों में नॉन हिंदू को मेंबर होना चाहिए? आपको क्या लगता है दोस्तों, कैसे ऐसे धार्मिक और मजहबी बोर्ड को सही से चलाया जा सकता है? आपको जो भी लगता है लिखकर जुटा के। साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को प्रयागराज में संगम में डुबकी लगाई है। दोस्तों नरेंद्र मोदी जब डुबकी लगा रहे थे तो उनके डुबकी को लेकर भी कंट्रोवर्सी इसलिए
इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के डुबकी का दावा किया गया था, लेकिन आप लोग अगर प्रधानमंत्री मोदी की फोटो देखेंगे दोस्तों तो उन्होंने उसमें डुबकी नहीं लगाई है, केवल मुंह पानी में डुबाया है, उनका सर पानी में नहीं डूबा था। तो सवाल यह है कि ये कौन से तरीके की डुबकी लगाई है प्रधानमंत्री मोदी ने, जो अपने आप को बहुत बड़ा हिंदुत्ववादी नेता बताते हैं। भाजपा के लोग भी नरेंद्र मोदी को हिंदुत्ववादी नेता बताते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, नरेंद्र मोदी के संगम स्थान को लेकर क्या ये दिल्ली के चुनाव के दिन, वोटिंग के दिन ही जानबूझकर तय किया गया था ताकि कैमरों पर नरेंद्र मोदी की ये कुंभ की डुबकियां चलती रहे? साथ साथ दोस्तों, शराब कारोबारी विजय माल्या ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए दावा किया है कि बैंकों द्वारा वसूल की गई राशि उनके द्वारा लिए गए लोन से भी ज्यादा है, यानी उन्होंने लोन से ज्यादा पैसा चुका दिया है, ये दावा कर रहे हैं विजय माल्या। वैसे भी दोस्तों, जिस तरीके से अनिल अंबानी के ऊपर हजारों करोड़ रुपए पेंडिंग पड़े हैं, इसके बावजूद और हजारों करोड़ रुपए नए लोन दिए गए हैं सोलर पार्क लगाने के लिए, सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए, तो फिर विजय माल्या का दावा है कि उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि विजय माल्या को एक सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है, ऐसे अमीरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है? लेकिन सबको पता है कि जिन लोगों को पैसा लेना था, जो लोग बैंक से पैसा लूट कर गए हैं और कर्ज वापस नहीं कर रहे, वो भी आज भी भारत में मौजूद है और आराम से ऐश-मौज की जिंदगी काट रहे हैं, लोगों का पैसा उड़ाकर और मस्ती से दूसरे प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं और ज्यादा लोन उनको मिल जा रहा है। आपकी क्या राय है दोस्तों? विजय माल्या और अनिल अंबानी दोनों के केस को कंपेयर करके अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। इसी के साथ में अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले यति नरसिंहानंद ने महाकुंभ में मौनी अमावस्या में हुए भगदड़ को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सवाल खड़े होते हैं। मौनी अमावस्या में जो घटना हुई उससे हादसा मानने को तैयार नहीं है यति नरसिंहानंद और दावा करते हैं कि हिंदुओं का ये बहुत बड़ी संख्या में नरसंहार हुआ है, यानी जानबूझकर एक साजिश के तहत ऐसा किया गया है। यति नरसिंहानंद अपनी खून से लेटर लिखकर ये दावा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने डीजीपी के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। भारतीय पुलिस सेवा के सीनियर अधिकारी अनुराग गुप्ता को झारखंड का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किए जाने के 2 दिन के बाद बीजेपी ने बुधवार को उनके खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। दोस्तों, निर्वाचन आयोग ने गुप्ता को 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के डीजीपी के पोस्ट से हटा दिया था। हालांकि नवंबर 2024 में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले गठबंधन की चुनावी जीत के बाद गुप्ता को अतिरिक्त डीजीपी नियुक्त किया गया था। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा नित गठबंधन मौजूदा सरकार अपनी राजनीतिक साजिशों के लिए पुलिस प्रशासन को हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रही है। साथ साथ दोस्तों, पुरुषों का रुझान बीजेपी की तरफ था, महिलाएं ज्यादातर आम आदमी पार्टी पर भरोसा कर रही थी। दिल्ली के चुनाव को लेकर यशवंत देशमुख ने कहा कि दिल्ली में अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके के चॉइसेस थे। जो निम्न और मध्यम वर्ग की महिलाएं हैं और पुरुषों हैं, उनके वोटों में अच्छा खासा अंतर देखने को मिल रहा है। दिल्ली वोटिंग के दौरान 2 हिस्सों में लोग बटे हुए हैं। एक है झुग्गी झोपड़ी वाले दिहाड़ी मजदूर और दूसरी ओर है हाई क्लास के वोटर। हाई क्लास के वोटरों में बीजेपी को लेकर आकर्षण है, लेकिन ज्यादातर जो जे कॉलोनी के क्लस्टर हैं, जो झुग्गी झोपड़ी कॉलोनियां हैं, उनमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को लेकर एक अच्छा रुझान देखने को मिला है। यशवंत देशमुख ने दावा किया है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दिल्ली के चुनाव में जेंडर डिवाइड हुआ है। वो पिछले चुनाव यानी 2020 में भी हुआ था, लेकिन वर्तमान हालात में जेंडर गैप जो दिखा है वो बहुत बड़ा है। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर 5 फरवरी को वोटिंग हुई है। दिल्ली के चुनाव मैदान में 699 उम्मीदवार मैदान में थे। कुल मिलाकर दोस्तों, महिलाएं आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के साथ खड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है और यही बड़ा कारण है कि दिल्ली के चुनाव काफी इंटरेस्टिंग है और महिलाएं क्योंकि साइलेंट वोट होती है और कुछ लोग इस बात से काफी ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं कि पुरुष क्योंकि परिवर्तन चाहते हैं तो परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन महिलाएं हैं जो असली गेम करेंगी और क्योंकि वो साइलेंट वोटर है तो दिल्ली के चुनाव में महिलाएं ही जबरदस्त तरीके का खेला करती नजर आएंगी। आपको जो भी लगता है दोस्तों लिखकर जुटाएगा। साथ साथ वोट फॉर प्रोग्रेस, वोट फॉर बीजेपी, कमल का बटन दबाए, बीजेपी को जिताए। भारतीय जनता पार्टी ने यह प्रचार इंडियन एक्सप्रेस में उस दिन किया है दोस्तों जिस दिन लोग वोट डालने के लिए जा रहे थे, यानी पूरे अखबार बीजेपी ने खरीद लिए। उन सारे अखबारों के मेन पेज पर भाजपा का प्रचार छपा हुआ था। इस पर दयाशंकर मिश्रा पत्रकार कहते हैं कि आज अखबारों में केवल बीजेपी के ही विज्ञापन। चुनाव आयोग ने कहा था कि मतदान के दिन विज्ञापन प्रचार नहीं किया जा सकता। बजट में दिल्ली का जिक्र नहीं होगा, लेकिन बीजेपी के विज्ञापन में दनादन बजट का प्रचार चल रहा है। यानी हर तरीके से बीजेपी लोगों को रुझाने के लिए बम्बार्डनेस कर रही है इन्फॉर्मेशन की, और यही बड़ा कारण है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष पर चुनाव के अलग अलग कानून लागू होते हैं। ये सवाल हमेशा से रहते हैं और इन सवालों का जवाब चुनाव आयोग के पास कुछ नहीं है। साथ साथ दिल्ली के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, आदर्श आचार संहिता लागू है, वहीं पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है दोस्तों। ऐसे में कई सारे उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। भारी मात्रा में शराब, हथियार, कैश और ड्रग्स तक जब्त किए गए हैं दोस्तों। साथ ही आचार संहिता का पालन नहीं करने के बाद पुलिस ने अब तक 1092 मामले दर्ज किए हैं। पुलिस ने इस दौरान 1 लाख लीटर से अधिक शराब भी जब्त की है दोस्तों। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान 7 जनवरी को हुआ था, तब से लगातार कार्रवाई चल रही है। साथ साथ बीजेपी के लोग बजट लेकर आए, बजट की जमकर तारीफ की गई, गोदी मीडिया में पूरा माहौल बनाया गया और तथाकथित मिडिल क्लास के लोगों से बुलवाया गया कि बहुत अच्छा बजट है। लेकिन दोस्तों हकीकत सबके सामने है। कारण यह है कि ना तो मार्केट पॉजिटिव रिस्पांस कर रहा है, ना ही डॉलर के मुकाबले रुपये में कोई खास अंतर देखने को मिल रहा है। यानी रुपया लगातार कमजोर होता चला जा रहा है। डॉलर यानी ट्रंप लगातार मजबूत होते चले जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी कमजोर होते चले जा रहे हैं दोस्तों। रुपया कमजोर होता चला जा रहा है और अब लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल पूछे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी बजट अच्छा बनाकर लाई थी तो ये क्या हो रहा है, लगातार डॉलर क्यों हमसे मजबूत होता चला जा रहा है। वहीं मार्केट भी नेगेटिव रिस्पांस कर रहा है दोस्तों। साथ साथ इंडियन यूथ कांग्रेस के नेताओं ने महाकुंभ में प्रयागराज में कैंप लगाया है। इसमें लोगों की मदद की जा रही है, लोगों को खाना बांटा जा रहा है। यूथ कांग्रेस के लोग खाने के साथ साथ आम जनता के लिए
टेलीमेडिसिन की सुविधा भी उपलब्ध करा रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कुंभ में कुप्रबंधन में बीजेपी बुरी तरीके से फंस गई थी दोस्तों, उसके बाद से अब कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मोर्चा संभाला है और केवल क्रिटिसिज्म की जगह मैदान में उतरकर खुद से लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या एकदम सही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो नजर नहीं आ रहे और भी कई पार्टियों के लोग नजर नहीं आ रहे। अगर आप भी मानते दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने एकदम सही पॉजिटिव तरीका अपनाया है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसके साथ में दिल्ली में इस बार 2020 के मुकाबले काफी कम वोट हुआ है। चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए उसके मुताबिक रात में 11:30 बजे तक अपडेट हुए आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में इस बार कुल मिलाकर 60% के आसपास मतदान हुआ है, जबकि दिल्ली में 2020 के विधानसभा चुनाव में लगभग 62% के आसपास वोट डाले गए थे दोस्तों। यानी इस बार 2% कम वोट पड़े हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि अमूमन जब कोई सरकार रिपीट होती है, जो सरकार चल रही होती है, तो फिर वोटिंग परसेंटेज कम हो जाता है। पिछली बार जब 2015 के बाद 20 में चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिल गया, क्योंकि पोलिंग पिछली बार के तुलना में यानी 2015 में लगभग 67% के आसपास हुआ तो घटकर 62 तक पहुंच गया और इस बार 2% और घट गया है। तो आप समझ सकते हैं कि फिर से सरकार बनाने का मौका आम आदमी पार्टी या फिर इंडिया अलायंस को मिल सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों? लिखकर जो बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। दिख रहे आपका चैनल। जय हिंद, जय भारत, बहुत धन्यवाद।